सम्राट अशोक के राज में मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था। पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट एक ही राज में था। अशोक के बाद धीरे धीरे यह साम्राज्य कमजोर होता गया। आपसी लड़ाई और बाहर से दबाव के कारण मौर्यों की पकड़ कमजोर हो गई। इस उथल पुथल के समय में पुराने जमाने के इस विशाल साम्राज्य की राख से नए राज्य उभरे। ऐसे ही दो राजवंश थे, शुंग और सातवाहन। ये दोनों प्राचीन भारत के राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण बन गए। शुंग वंश उत्तर मध्य भारत में स्थापित हुआ और ये मौर्य काल से अलग था। दूसरी तरफ सातवाहन वंश दक्कन के इलाके में जोर पकड़ने लगा। दोनों राजवंशों ने अपने अपने क्षेत्रों के कल्चरल, रिलीजियस और पॉलिटिकल माहौल को बनाने में बहुत बड़ा रोल निभाया। ये वीडियो शुंग और सातवाहन साम्राज्यों के दिलचस्प इतिहास के बारे में है। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद शुंग वंश का उदय हुआ। मौर्य सेना के एक ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने सत्ता हथिया ली और लगभग 184 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। इससे मौर्य क्षत्रियों से ब्राह्मणों के हाथ में सत्ता आ गई। पुष्यमित्र शुंग, जो ब्राह्मण धर्म के कट्टर अनुयायी थे, उन्होंने अशोक की कई धार्मिक नीतियों को बदल दिया। उन्होंने वैदिक अनुष्ठानों और यज्ञों को फिर से शुरू किया, जिसमें अश्वमेध यज्ञ, एक बहुत बड़ा घोड़े का यज्ञ भी शामिल था। इस यज्ञ ने शुंग के शाही एम्बिशंस और पारंपरिक ब्राह्मण रीति रिवाजों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दिखाया। पाटलिपुत्र में अपनी राजधानी के साथ शुंग साम्राज्य ने उत्तर मध्य भारत के एक बड़े क्षेत्र पर राज किया। उनका शासन 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक एक सदी से भी ज्यादा समय तक चला। शुंग काल में कला और वास्तुकला का बहुत विकास हुआ। शुंग शासक कला के संरक्षक थे। उन्होंने मंदिरों, स्तूपों और अन्य धार्मिक इमारतों के निर्माण का समर्थन किया। आज के मध्य प्रदेश में स्थित भरहुत का महान स्तूप शुंग काल की वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। बुद्ध के जीवन के दृश्यों को दर्शाती नक्काशी से सजा यह विशाल स्तूप उस समय के कला कौशल को दिखाता है। शुंग काल में एक अलग तरह की मूर्ति कला का भी विकास हुआ। शुंग मूर्तियां, जो अक्सर टेराकोटा या पत्थर से बनी होती थीं, अपने रियलिज्म, डायनामिज्म और डिटेल पर ध्यान देने के लिए जानी जाती है। ये मूर्तियां देवी देवताओं, मनुष्यों, जानवरों और रोजमर्रा के जीवन के कई अलग अलग विषयों को दर्शाती हैं। सापेक्षिक स्थिरता और समृद्धि की अवधि के बाद पहली शताब्दी ईसा पूर्व में शुंग साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। आंतरिक कलह और बाहरी दबाव ने राजवंश को कमजोर कर दिया। अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या उसके मंत्री वासुदेव कण्व ने लगभग 76 ईसा पूर्व में कर दी थी। इससे शुंग वंश का अंत और कण्व वंश का उदय हुआ। हालांकि कण्व एक अल्पकालिक राजवंश था। अंततः उन्हें सातवाहनों ने उखाड़ फेंका, जो दक्कन क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरे। पांचवां भाग, सातवाहन वंश का उदय। सातवाहन वंश पहली शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास दक्कन क्षेत्र में उभरा। एक स्थानीय सरदार सिमुक को सातवाहन शासन स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। सातवाहनों की उत्पत्ति रहस्य में डूबी हुई है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वे मूल रूप से दक्कन के थे। दूसरों ने मौर्यों या अन्य उत्तर भारतीय राजवंशों से उनके संबंधों के बारे में अनुमान लगाया है। महाराष्ट्र में आज के पैठण प्रतिष्ठान में अपनी राजधानी के साथ सातवाहनों ने धीरे धीरे एक विशाल क्षेत्र पर अपना नियंत्रण बढ़ाया। इस क्षेत्र में आज के महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल थे। छठा भाग, सातवाहन प्रशासन और सैन्य कौशल। सातवाहन शासक अपने कुशल प्रशासन और सैन्य कौशल के लिए जाने जाते थे। उन्होंने एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखी। यह व्यवस्था अधिकारियों के पदानुक्रम और प्रांतों के एक नेटवर्क पर आधारित थी। सातवाहनों के पास एक मजबूत सेना भी थी। इस सेना में पैदल सेना, घुड़सवार सेना और हाथी शामिल थे। उन्होंने शक और यवन जैसी विदेशी ताकतों के आक्रमणों को सफलतापूर्वक खदेड़ दिया। इस सैन्य सफलता ने सातवाहनों को दक्कन क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित करने और अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने में मदद की। सातवां भाग, सातवाहनों के तहत व्यापार और शहरी केंद्रों का विकास। सातवाहन काल में व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ। सातवाहनों ने महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों को नियंत्रित किया, जो इनलैंड और समुद्री दोनों थे।
इस नियंत्रण ने उन्हें भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाहों के साथ साथ रोमन साम्राज्य के इंटरनेशनल ट्रेड नेटवर्क से जोड़ा। सातवाहनों ने अपने सिक्के जारी किए। ये सिक्के, जो अक्सर चांदी या तांबे के बने होते थे, व्यापार को आसान बनाते थे और उनकी आर्थिक समृद्धि का प्रमाण देते थे। सातवाहन काल में शहरी केंद्रों का भी विकास हुआ। प्रतिष्ठान, अमरावती और धन्यकटक जैसे शहर, जो आंध्र प्रदेश में आज का अमरावती है, व्यापार, संस्कृति और प्रशासन के महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरे। 8वां भाग, सातवाहनों की कला, वास्तुकला और सांस्कृतिक योगदान। सातवाहन कला और वास्तुकला के महान संरक्षक थे। उन्होंने बौद्ध कला और वास्तुकला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अपनी इंट्रिकेट नक्काशी और मूर्तियों के साथ अमरावती का स्तूप सातवाहन काल की कलात्मक प्रतिभा का प्रमाण है। सातवाहनों ने गुफा वास्तुकला को भी संरक्षण दिया। उन्होंने कई रॉक कट गुफा मंदिरों और मठों के निर्माण को प्रायोजित किया, खासकर पश्चिमी दक्कन क्षेत्र में। अजंता और एलोरा की गुफाएं, हालांकि बाद में अन्य राजवंशों द्वारा विस्तारित की गईं, उनमें सातवाहन युग की गुफा कला और वास्तुकला के कुछ शुरुआती उदाहरण हैं। 9वां भाग, शुंग और सातवाहन राजवंशों की विरासत। शुंग और सातवाहन राजवंशों ने, हालांकि भौगोलिक रूप से और कालानुक्रमिक रूप से अलग, प्राचीन भारत के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। वे मौर्य साम्राज्य के खंडहरों से उभरे। उन्होंने सत्ता के वैक्यूम को भरा और क्षेत्रीय राज्यों के युग की शुरुआत की। शुंगों ने ब्राह्मण धर्म को पुनर्जीवित किया और वैदिक संस्कृति को बढ़ावा दिया। सातवाहनों ने व्यापार, शहरी विकास और बौद्ध कला और वास्तुकला के विकास को बढ़ावा दिया। दोनों राजवंशों ने यूनिक कला शैलियों के विकास में योगदान दिया। ये शैलियां आज भी कला प्रेमियों को इंस्पायर और कैप्टिवेट करती हैं। उनके शासनकाल ने राजनीतिक विखंडन के दौर को चिह्नित किया। हालांकि इस विखंडन ने क्षेत्रीय पहचान और सांस्कृतिक विविधता के विकास की भी अनुमति दी।